ई कंटेंट प्रोफेसर दामोदर लाल मीना, बीए पार्ट 3, पेपर फर्स्ट, प्रगतिवादी काव्य। प्रिय बच्चों, आज का पाठ है प्रगतिवादी काव्य की पृष्ठभूमि और उसकी प्रवृत्तियाँ। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का आगमन सन 1935-36 ईस्वी के आसपास हुआ था। छायावादी कविता में जब जीवन शून्य का भाव उत्पन्न हो गया, तब उस व्यक्तिवादी प्रतिक्रिया को तोड़ने के लिए आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवादी काव्य का प्रारंभ होता है। छायावाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रची गई थी, का प्रकाशन काल भी सन 1935 ईस्वी में होता है। इसी के साथ सन 1936 ईस्वी में भारत के भीतर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी होती है। विश्व में होने वाले परिवर्तनों से भारत की स्थितियां भी प्रभावित हुई थी और उन स्थितियों के तीव्रतर रूप में राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण थी। इन परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी कविता पर भी पड़ा, अर्थात हिंदी कवि भी इस बारे में सोचने लगे थे। मोटे रूप में राजनीति में जो साम्यवाद का रूप था, वही साहित्य में प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। देखिए, सन 1936 ईस्वी में मुलकराज आनंद ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के कुछ लेखकों को एकत्र करके प्रगति लेखक संघ की स्थापना की थी और इसी सन में इसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ के भीतर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई थी और उन्होंने अपने उद्बोधन में लेखकों से यह आग्रह किया था कि हमें इस प्रकार का साहित्य लिखना चाहिए जो आज की कसौटी पर खरा उतरे, वास्तविक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक हो तथा उसके लिए संघर्ष और बेचैनी पैदा करे। इसका अर्थ ये है कि प्रेमचंद जी के द्वारा लेखकों को प्रगतिशील होने का मंत्र दिया गया। वस्तुतः इससे प्रेरित होकर बहुत सारे हिंदी लेखकों ने प्रगतिशील काव्य की रचना भी की। खुद प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन किया तथा इसमें बहुत सारे लेखों को लिख करके अपनी साम्यवादी प्रगतिशील विचारधारा को बढ़ावा दिया था। आगे सन 1938 में इस संघ के अध्यक्ष प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को बनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि, जो उनके द्वारा लिखी गई रचना थी, उस पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जिस पर भारतीय लेखक गर्व महसूस करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रगतिवादी साहित्य पूरी तरह से मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। इसमें संसार का विकास भौतिक शक्तियों के द्वंद्व से होता है। मार्क्सवादी चिंतन में संसार का विकास भौतिक शक्तियों के द्वंद्व से होता है। संसार के विकास में अलौकिक
सत्ता का कोई योगदान नहीं है, ऐसी इनकी मान्यता है, क्योंकि खुद मार्क्स ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। इसका वे विरोध करते थे। मार्क्स ने समाज को दो भागों में विभक्त किया है, एक शोषक और एक शोषित। शोषित वर्ग के भीतर किसान और मजदूर आते हैं, जिनका सदियों से शोषण होता रहा है, जबकि शोषक वर्ग के अंदर जमींदार, सामंत, मिल मालिक तथा पूंजीपति लोग आते हैं। शोषण का यह स्वरूप आधुनिक काल में और अधिक तीव्र हो गया था, जिससे भारत में किसानों तथा मजदूरों की आर्थिक स्थिति, उनकी विपन्नता में और इजाफा हुआ था। इसी को से प्रेरित होकर के या इस विषय वस्तु को लेकर के हिंदी साहित्य में जो है बहुत अधिक लिखा जाने लगा। अब हम देखते हैं कि प्रगतिवादी जो सोच थी या विचारधारा थी, उसको बढ़ावा देने वाली किन किन पत्रिकाओं का योगदान रहा है। इसमें हंस, जो स्वयं प्रेमचंद जी द्वारा निकाली गई थी, रूपा, नया साहित्य, काव्यधारा, कृति, संकेत, ऐसी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवादी काव्य या चिंतन को बढ़ावा दिया है। देखिए, पंत जी की जो ग्राम्या कृति है, उसमें पहली बार प्रगतिवादी काव्यधारा के या प्रगतिवादी चिंतन के संकेत उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार निराला की कुकुरमुत्ता और गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान प्रसिद्ध कृतियां हैं, जिनमें प्रगतिवादी चेतना के बीज दिखाई देते हैं। बाद में जाकर दिनकर, शील, शैलेंद्र, नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखे गए गीतों में प्रगतिवादी चेतना मुखरित होती है। और इसके बाद रामेश्वर शुक्ल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा ऐसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जो प्रगतिवादी कवि के रूप में पहचान रखते हैं। इस काव्यधारा में लिखे गए काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर करके आती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय चेतना का विकास इस काल की कविता में प्रमुख रूप से हुआ है। सामाजिक यथार्थ की मुखर अभिव्यक्ति इस समय की कविता का मुख्य ध्येय रहा है। तीसरी जो विशेषता है, वो जनता की समस्याओं की संप्रति इस समय की कविता के भीतर की गई है। चौथा बिंदु है शोषणवादी ताकतों का विरोध और शोषितों के अधिकारों के प्रति संघर्ष। हिंदी कविता में प्रथम बार शोषण करने वाले तत्वों का विरोध किया गया तथा शोषित वर्ग की पीड़ा या उसके संघर्ष को कविता के भीतर अभिव्यक्ति दी गई है। और छठी जो विशेषता है, वो है सामाजिक विषमता को मिटाने की ललक। इस काल के कवियों के भीतर जो समाज के भीतर विषमता व्याप्त थी, धनिक और अधिक धनिक होता जा रहा था, विपन्न और अधिक विपन्न होता जा रहा था, कई तरह की सामाजिक विषमताएं समाज में व्याप्त थी। उन सबको मिटाने की ललक इस समय के कवियों के भीतर थी और उनका यह चिंतन उनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। मानवीय दृष्टिकोण इस समय की कविता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में था। नारी स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया है।
उसे समर्थन दिया है। रूढ़ियों का विरोध करना, साधारण बोलचाल की भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं जिसके कारण हम प्रगतिवादी काव्य को आज भी याद करते हैं। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि साम्यवादी जो विचारधारा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रगतिवादी काव्य रचा गया और कुछ हद तक इसमें ये सफल भी रहे, किंतु कविता के भीतर साम्यवाद को बहुत अधिक थोपे जाने के कारण यह इस शिथिल सी हो गई और इसके भीतर जो कवि लोग थे वो कुलबुलाने लगे और धीरे धीरे जो प्रयोगवादी कविता है उसके चिन्ह दिखाई देने लगे। और देखिए सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवादी काव्य चिंतन धारा का आरंभ हो जाता है। धन्यवाद।